हेलो दोस्तों, दिस इज़ अमित रघुवंशी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। कल कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से अपन ने जो वीडियो है पूरा नहीं कर पाया था, उसको बीच में रोकना पड़ा, ठीक है ना। बट आज अपन पूरे 10 क्वेश्चन करेंगे, साथ में ये खालिस्तान लेके आए हैं हम। ये हमने क्या किया है, 2019 के PYQ हैं। ये क्या है, 2019 में जो पूछ लिए गए थे ना अपन से रेगिस्तान, 2019 में जो खालिस्तान अपन से पूछे गए थे ना, वो हम लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करेंगे, इनमें से आने की चांस है, मुझे बड़े अच्छे लगे। और अगर इसमें से नहीं आएंगे तो अपन को ये पता चल जाएगा कि इनके जैसे ही क्वेश्चन अपन को याद करने हैं और उनको अपन निकाल के लाएंगे, ठीक है। आप ये देखिए, पहला वाला अपन से पूछा गया है कि बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन का सूत्र अपन ने पढ़ा था, क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो वृत्त होता है नीचे वाला, वृत्त का क्षेत्रफल और उसके साथ हाइट और मेजर कर दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, बेलन का आयतन बन जाता है, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। एक बात मैंने आपको प्रायिकता जब करवाई थी, जो बच्चे मेरे पुराने पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, तो मैंने आपको बताया था कि सभी संभावनाएं होती हैं तो उनको जोड़ेंगे तो उनका योग 1 आता है। कितना आता है, योग। वो यहाँ पे अपन से पूछ लिया गया है। बोल रहा है कि किसी प्रयोग की, मतलब जो प्रयोग आपने किया उस प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर बोला है उन्होंने, केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यकों में एक अनुभाविक संबंध है, 3 मादक बराबर बहुलक। देखो ये तो ऊपर तो ऐसी डेफिनेशन दी है, सवाल ये है कि 3 मादक बराबर, उन्होंने बोला है कि बहुलक प्लस क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 माध्य आएंगे। क्या आएगा, 2 माध्य। इसको डायरेक्ट रट लेंगे, आप समझने की कोशिश में ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना। कि अगर 3 मादक बराबर एक बहुलक है तो 2 माध्य आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने बोला है अपन से कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। अब ये तो बच्चे को याद है, एक ना एक सूत्र आपसे जरूर पूछा जाएगा खालिस्तान के अंदर। कभी आयत का, आयतन का, डायरेक्ट किसी ना किसी का पूछेंगे आपसे। वो देखो ऊपर पूछा था बेलन का, यहाँ पूछ लिया वृत्त का, ठीक है। तो एक ना एक सूत्र जरूर पूछेंगे, सूत्र अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, वो उसको कितने जगह पे प्रतिच्छेद करेगी, तो एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। एक, केवल एक लिख सकते हैं आप, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की बात हो रही है, ना कि इधर से घुसेगी उधर से निकलने वाली। देखो एक तो ये होती है कि ये वाली प्रतिच्छेद रेखा हो गई, दूसरी होती है स्पर्श वाली। कौन सी, जो स्पर्श करके निकलती है ना, ये तो सिर्फ एक जगह टच करेगी, बाकी की जगह कुछ जगह टच वो उसको नहीं करेगी। एक बार और समझेंगे। उन्होंने बोला है कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर उन्होंने पूछा है कि किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध, 3 मादक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट याद रखना आप। और जो तो आपको याद ही होगा कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर उन्होंने बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितनी जगह पे करती है, एक बिंदु पर, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो वो हमेशा उसे एक जगह पर ही प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं बोलूँगा कि आप इसे बढ़िया कॉपी में नोट बैक करना, ठीक है। नोटबुक में नोट करना, ठीक है, कर लो। आगे चलते हैं फिर अपन, ठीक है ना। अपन ने वो नोट कर लिया, अपन आ गए पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन अपन को क्या दिया है, बोल रहे हैं कि प्रातः भ्रमण का मतलब होता है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक पे 3 व्यक्ति जाते हैं जिनके कदमों की माप क्या है, एक की 40, 42 और 45 सेंटीमीटर है। तीनों कदम एक साथ बढ़ाते हैं और उन्होंने बोला है कि ऐसी न्यूनतम दूरी बताइए कि जिसको ये तीनों पूर्ण कदमों में तय कर सकें। पूर्ण कदमों में तय कर सकें का मतलब ये है कि उसमें 40 का भी भाग चला जाए, 42 का भी भाग चला जाए और 45 का भी भाग चला जाए। ऐसी एक संख्या अपन को बताना है, वो भी न्यूनतम, मतलब सबसे छोटी संख्या ऐसी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहे हैं अपन से, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं अपन से कि इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करो। क्या करो, एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है ना।
तो एलसीएम ज्ञात करने के लाना है आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है कि संख्याओं को ऐसे लिखेंगे आप, उसके बाद इनके गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 40 के करेंगे तो 20 मिलेगा, फिर 2 से 10 मिलेगा, 2 से 5 मिलेगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ठीक है। फिर 42 के करेंगे तो 2 से करना तो आपको मिलेगा 21, फिर 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, ठीक है। 45 का करेंगे, पहले 5 से ही करते हैं या 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो मिलेगा 3 5 15, 15 3 45, ठीक है ना। फिर मिलेगा आपको क्या 3, फिर मिलेगा 5, 3 5 15 और 15 3 45। मैंने इनको डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लिख के अभी आपको ऐसे ही आना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे करके देखेंगे, जैसे 40 का आपको करना है तो रफ वाले जो कॉपी होगी पेपर की उसके पीछे एक पेज में रफ करना, ऐसे करेंगे आप, 2 से 20 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे 10 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे 5 मिलेगा, फिर 5 एकम 5, और उनको उठा के ऐसे लिख देंगे 40 के सामने। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से आप कर लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम जो मैच हो रहा है उसको लिख लो। इन तीनों में कुछ मैच हो रहा है क्या, इन तीनों में कुछ मैच नहीं हो रहा, पर इन दोनों में जो 2 का है ना ये मैच हो रहा है तो इसको लिखेंगे पहले। फिर इन दोनों में जो 3 का है ये मैच हो रहा है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का मैच हो रहा है तो 5 का लिख लेंगे। अब कुछ और मैच हो रहा है क्या, कुछ मैच नहीं हो रहा, जो बचा है वो लिख लो। यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 2 दिया है, फिर 7 दिया है और फिर 3 दिया है, ठीक है ना। बस ये इनका गुणा कर देना। कैसे करेंगे, देखो पहले 2 का 3 में करते हैं तो 3 6, 6 पंच 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 12 पंच 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, यानी कि 840, 84 840 गुणे 3, तो ये मिलेगा आपको टोटल 12 की 2 हाथ से लगाई 1, 3 8 24 और 1 25, 2520 क्या मिल गया, ये डायरेक्ट लिखना, ठीक है ना। ये भी हटाओ, यहाँ पे लिख देना डायरेक्ट 2520, ये आपका आंसर आ गया। मतलब इनके कदमों की जो नॉर्मल, इनके कदमों की सबसे ज़्यादा छोटी माप आएगी जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी होगी, 25-20, ठीक है ना। ये वाली संख्या होगी, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख के आना। इस तरीके से लिख के आइए, इतना ही लिख के आइए, फालतू का कोई कचरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था, इसको आराम से नोट करेंगे। अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। पहला वाला नोट हो गया, अभी आपको क्या करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन समझना है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ऐसा अपन ने एक विलोपन विधि से कल किया था, आज अपन करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। उन्होंने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन दो में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। इनका क्वेश्चन एक भी साल ऐसी नहीं गई जब इनका क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, ठीक है ना। तो इनका क्वेश्चन मिलेगा और बड़ी आसान है, बड़ी मज़ेदार तरीके से हो जाती हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप सब जानते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ये एक मान निकालेंगे यहाँ से y का या x का, और उसको अगले वाले समीकरण में अपन पुट कर देंगे, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो y बराबर x इधर किसका है, प्लस का, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस x, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी y की। इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, y का मान रखने पर अभी क्या करना है, ये वाला समीकरण यहाँ पे लिखना है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे y है, y की जगह पे आप इतना लिख देंगे, ठीक है ना। y की जगह पे क्या करेंगे, इतना लिख देंगे। कैसे, देखो 2x माइनस 3, y की जगह पे लिख दूंगा मैं 5 माइनस x बराबर में 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो 2x माइनस 3 का 5 में इंटू करेंगे, 3 5 15, माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और 3x हो जाएगा, 3x बराबर 4। बात समझ में आ गई। अभी देखो
ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो दोनों x जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 5x। और ये 15 माइनस का था इस तरफ, इसको मैं भेज दूंगा इस तरफ, तो ये पहुंच जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 + 15। ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, मैंने 3x 2x को जोड़ के 5x लिख दिया, इस -15 को मैं उस तरफ ले गया बराबर के, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। अभी क्या करने का है, अभी देखो ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, देखो इनको जोड़ के लिखेंगे, 5x बराबर 19। ठीक है ना, 5x बराबर क्या मिल गया, 15 और 4 मिल के 19, और x की वैल्यू आपको मिल गई 19/x, सॉरी 5, x तो उस तरफ रह गया ना, ये अब यहाँ गुणा में था, ये यहाँ पे आ गया किस में, भाग में, ये मिल गई आपको। बात समझ में आई। ठीक है ना, तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रखेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो कि समीकरण 1 में मैं x का मान रखने पर, ठीक है ना, क्या करेंगे, x की जगह पे डायरेक्ट लिखते हैं, लिख लो आप x + y बराबर 5 लिखेंगे, फिर x की जगह पे लिखेंगे आप 19/5 + y बराबर 5। अब इस तरफ ये प्लस का है, इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं y बराबर 5 - 19/5। बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी क्या करने का है, अभी कुछ नहीं करने का, y बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम मिलेगा 5। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लो, 1 का और 5 का एलसीएम लेंगे आप, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 1 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का ऊपर कर देंगे इंटू, तो कितना मिलेगा, 25। क्या मिलेगा, 25। और ये माइनस के 5 का भाग 1 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 19। ठीक है ना, अभी इसको घटा के लिख दो, कितना बचा, 6/5। तो y की वैल्यू आ गई 6/5, और x की वैल्यू आपकी आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू, 19/5। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आ गई। आप यहाँ से लिख देंगे कि x बराबर कितना, 19/5, और y बराबर 6/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 मिनट और समझने की कोशिश करना। अपन ने क्या किया, 2 समीकरण थे अपने पास, एक से अपन ने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, और इस y की वैल्यू को इस समीकरण में रख दिया 2 में। वहाँ से निकल के आया अपन को x बराबर 19/5, और 19/5 को रख दिया अपन ने इस वाले में। ठीक है ना, और यहाँ से मिल गया अपन को y बराबर 6/5। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हल्का सा दिमाग लगाना है और आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से सवाल आएंगे। ये तो काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, अभी आपने दूसरा वाला नोट कर लिया, तीसरे वाले को समझना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा हिंट वाला है, हिंट को समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ी हिंट समझना। क्वेश्चन बोल रहा है का किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब उसका जो 10वां पद है उससे 17वां पद जो है वो कितना अधिक है, 7 अधिक है। उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का सार्वअंतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला है। देखो क्या होता है, किसी भी पद को मतलब जो एपी में लिखा जाता है उसको लिखने का तरीका ये होता है। कैसे, जैसे अपन को लिखना है ए लिखेंगे प्लस जो भी पद है उससे 1 कम लिखेंगे। जैसे 17वां पद है तो उससे लिखेंगे 16 और साथ में लिखेंगे डी। ठीक है ना, ये होता है। फिर माइनस लगाएंगे, ये 17वां पद लिखा हो गया। 10वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस यहाँ पे लिखाएंगे 9 डी। ठीक है ना, ये दूसरा पद लिखा हो गया यानी कि 10वां वाला पद हो गया। 17वें पद से 10वां वाला पद कितना कम है, 7 कम है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। मतलब कि जब 17 में से मैं 10 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 7 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अभी लिखेंगे देखो a प्लस 16 डी माइनस a प्लस 9 डी बराबर 7। ये कैसे लिखा है, ये समझने वाली बात थी। 1 कम करके लिखना है, 1 कम करके, क्योंकि 1 इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसमें से, इसलिए अब आपको क्या करना है,
कि देखो ये माइनस का ये है, ये माइनस का ये कट गया, अब क्या बचा 16 डी प्लस 9 डी बराबर 7। अभी क्या हो गया ये 25 डी, कितना 25, सॉरी माइनस था, ये माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस था ना, माइनस हो गया। अभी क्या करना है आपको, 9 को घटाना है इसमें से, कितना मिलेगा 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर 7/7 यानी कि 7 एकम 7, 1, डी बराबर क्या आ गया आपका 1, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, जब अपन को 17वां पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d बराबर 7, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप तो आपको d मिलेगा, यहाँ से घटाने के बाद 16 में से आपने घटाया 7 बचा और 7 से 7 काट दिया तो 1 आ गया d का मान, ठीक है। बस यही आपको करना था। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देवी और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया और समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, समझना इसको बढ़िया से। पहली बात तो इसका आंसर आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस देखेंगे क्या करेंगे। देखो अपन को एक बहुपद का जो होता है व्यापक रूप पता है, कौन सा पता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये समीकरण मतलब कि इस बहुपद का व्यापक रूप है। इसके जो हैं जो शून्यांक होते हैं, इसके शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक क्या इसके शून्यांक क्या होते हैं, इसके शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। इस व्यापक समीकरण के जो शून्यांक अपन ने माने हैं वो क्या माने जाते हैं, अल्फा और साथ में बीटा, ये ठीक है। और अल्फा बीटा का जो योग है वो कैसे निकाला जाता है, अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालते हैं अपन माइनस b/a, जो कि अपन को कितना दिया गया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग कितना दिया अपन को 1, पहली वाली संख्या योग होगी, दूसरी वाला गुणनफल होगा, वो भी एक ही है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना दिया गया है अपन को, 1 दिया गया है। तो ये कैसे आया होगा, आपने दिमाग लगाया है कैसे आया होगा कि मान के चलो -1 यहाँ पे होगा और -1 यहाँ पे होगा, और इसके मायने बाहर जो है माइनस रहता है, ए बी के माइनस क्या रहता है, माइनस रहता है। तो 1 से 1 को काटा होगा तो अपन को क्या मिला होगा 1, ही तो अपना आंसर है, ठीक है ना। ऐसा लेकर हो सकता है। और पूछा क्या था उसका, अच्छा बहुपद ज्ञात करना था अपन को, ठीक है ना। तो अपन ने एक योग निकाल लिया, अभी अपन को क्या करना है, इसका गुणनफल निकालना है, यानी बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है c/a, ये अपन ने पढ़ा है, डायरेक्ट 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगर आपने वीडियो कल वाला नहीं देखा है तो जाके कल वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात को। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद समझो कि ये भी कब आया होगा, जब c का मान 1, a का मान 1 रहा होगा, तभी इसका मान 1 आया होगा, क्योंकि a का मान तो यहाँ पे भी अपन ने 1 लिया था, c का मान भी 1 लेना पड़ेगा जब भी 1 आएगा, क्योंकि 1 एकम 1। तो ये मिल गया आपको इनके अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इनके मान को आपको इसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे रखेंगे, देखो x के गुणांक में क्या हो जाएगा, x के गुणांक में 1 हो जाएगा, क्योंकि b का मान क्या है -1, सॉरी a का मान क्या है 1 है, तो x² प्लस इसमें क्या हो जाएगा, b वाले में -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 है। ये आपका व्यापक समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण होगा, ठीक है ना। ये वाला द्विघात समीकरण होगा जिसके योगों का तथा गुणनफलों का क्रमशः जो मान है वो 1 आने वाला है। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको समीकरण उठाना, एक व्यापक समीकरण जो हमेशा ऐसा ही वाला आएगा, ऐसा ही लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c, और उसको जो है अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इससे क्या करना है, तुलना कर देनी है, और जो मान आएंगे ए बी सी के, और ए बी सी के मानों को ए बी सी की जगह पे रख देना, ए बी सी की जगह पे रख दिए मैंने, बन गया समीकरण, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ तो भैया आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को समझना। अब क्वेश्चन नंबर 5 से क्या पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है ना उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस टेबल को याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि उंगलियों से आप कैसे त्रिकोणमिति के मान याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाके आप वहाँ पे देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
या नहीं तो आप चैनल पे जाएंगे, आपको मिलेगा त्रिकोणमिति के मान कैसे याद करें, ठीक है ना। बढ़िया सा थंबनेल दिख जाएगा आपको, उसमें जाके देख लेना। अभी क्या करना है आपको, अभी कुछ नहीं करना। देखो ये आपको सवाल दिया गया है, ठीक है ना, ये सवाल आपको दिया गया है। आप बोल रहे हैं 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, टेबल से मान इनके उठा के रख देना है। जैसे अपन यहाँ पे करेंगे, देखो 210 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लगा दो। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, इस पर स्क्वायर लगा दो। माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, देखो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो 30 का मान होगा वही 60 का मान होगा, ठीक है ना। जो इसके 60 का मान होगा वो साइन के 30 के मान होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे पलट के लिख देंगे 3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट कट जाता है, क्या होता है, ये रूट कट जाता है, ठीक है। तो ये रूट कट जाएगा, अकेला 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस यहाँ पे भी आएगा 3/4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, क्या मान लो, 1। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यह मिलेगा आपको 4 मिलेगा, ठीक है। क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1, मतलब कि 3, और यहाँ पे 4 में देंगे तो 3, ठीक है ना। 3 से 3 जो कट गया वो आपका आंसर आ गया 2, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। 8 और 3 कितना जोड़ेगा, 8 और 3 कितना जोड़ेगा, 11। यहाँ मिलेगा आपको 11 माइनस 3/4। जब 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, नीचे बचेगा 4, और 4 दूनी 8, आंसर आएगा 2। क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 2। बस इसी तरीके से इस सवाल को करके आना है, ठीक है ना। आराम से नंबर आपके पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, जितने नंबर में भी आएगा। इसकी चांस 2 या 3 नंबर में आने के हैं, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। त्रिकोणमिति से दोनों नंबर में जो क्वेश्चन है आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहे हैं कि 900 सेब आपके पास हैं, 900 सेबों की एक मतलब जो है ढेर है, उसमें से एक सेब निकाला जाता है, या जो भी है सेब निकाला जाता है, उसके जो सड़े सेब होने की प्रायिकता है वो आपको दी गई है 0.18। ये आपको सड़े सेब होने की प्रायिकता दी गई है। तो उस ढेर के अंदर जो है सड़े सेब होने की कितनी संख्या है, कि उसमें मतलब उसमें सड़े सेब कितने हैं, ये आपको सिद्ध करना है, निकालना है। मतलब सीधी सी बात ये है। देखो क्या हुआ कि ये ढेर है, ढेर डला हुआ है सेबों का, उसमें 900 सेब हैं, उनमें से एक सेब किसी ने उठाया, उसकी प्रायिकता जो आई वो कितनी आई, 0.18 आई। अब ये पूछ रहे हैं कि ये तो प्रायिकता है, सड़े हुए सेबों की संख्या क्या है, क्योंकि कुल संख्या पता होगी तभी तो प्रायिकता निकली होगी, वैसे कैसे निकलती। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेंगे, देखो इतना छोड़ देना, ये तो मैंने अपने समझने के लिए लिख दिया था, क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है। देखो यहाँ से करेंगे, माना सड़े हुए सेबों की संख्या x है, कितनी है, x है, और प्रायिकता, और सड़े हुए सेबों की प्रायिकता कितनी है, प्रायिकता आपको दी है 0.18 दिया है, ये अपन को दिया है। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम नामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी दी है आपको, 900 दी है, ठीक है। अब बात समझना, देखो टोटल सेब कितने हैं, टोटल सेब 9 है, और 900 का भाग दिया गया होगा x में, मतलब सड़े हुए सेबों में, तभी तो निकला होगा। देखो कैसे निकालते हैं, प्रायिकता कैसे निकालते हैं अपन, प्रायिकता कैसे निकल जाती है, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, बटे कुल परिणाम, ठीक है ना। इस तरीके से प्रायिकता निकाली जाती है, अनुकूल बटे कुल, ठीक है ना। तो कुल परिणामों की संख्या अपन को कितनी दी गई है, वो कितनी दी है, 900 दी है, ठीक है ना।
आप बोल रहे हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपन ने कितनी मान ली, कि माना सड़े हुए सेबों की संख्या x है, तो अपन ने कितनी मान ली, x मान ली। और इसकी जो प्रायिकता आई है वो आई है 0.18। मतलब कि जब 900 का भाग x में दिया गया तो अपन को क्या मिला, 0.18 मिला। अब मैं 900 का गुणा इसमें कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बोलते हैं आप, मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी ना भाई, मिल जाएगी। चलो देखो अभी देखो क्या होगा, देखो x बराबर में लेंगे, ये 900 है, 900 के गुणा में कितना हो जाएगा, 0.18। अब मैं क्या करूँगा कि इस दशमलव को हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा। क्या कर दूंगा, देखो 900 लिख लो, अभी दशमलव हटा के 18 लिखो, दशमलव हटाया, जितने अंक हैं दशमलव के उस तरफ उतनी जीरो लगा दो, ठीक है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा, 9 × 18 बचा, ठीक है ना। 9 × 18 देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना बचा, x बराबर 9 × 18। बस इनका गुणा करेंगे आप तो मिलेगा 8 नाम 72, 2 हासिल आ गई, ठीक है ना। और 9 और 7 16, 162, ठीक है ना। सड़े हुए सेबों की जो संख्या है वो कितनी है, 162 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से लिख के इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझना, क्योंकि ये एक परिभाषा है और इसको पूछ लिया गया था, कई बार पूछ लिया गया और कई बार पूछ लिए जाने की संभावना है। इस बार पूछे जाने की संभावना है क्योंकि प्रायिकता से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक परिभाषा जरूर पूछेंगे इनमें से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक परिभाषा पूछेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है अपन से कि असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। देखो असंभव घटना क्या है, जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई संभावना ना हो। अपन बोलेंगे किसी घटना के असंभव होने पर उस घटना को असंभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता भी असंभव होगी। जैसे मान के चलो, आपने देखा है थैले में से वो गेंद निकलवाते हैं, आपको दिया गया कि एक थैले में लाल, पीली और काली 3 गेंदें हैं, इसमें से केला निकलने की क्या संभावना है। तो आप क्या बोलेंगे, ये घटना तो असंभव है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ गेंदें हैं, केला है ही नहीं, केला की बात ही नहीं की गई अपन से, ठीक है ना। तो जो परिभाषा आपको यहाँ पे दिख रही है ना, कि कोई भी जो घटना होगी वो कैसी होगी, असंभव कब होगी, असंभव घटना कहलाती है। जिसके घटित होने की संभावना असंभव हो वो घटना असंभव घटना कहलाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अभी आपको ये क्वेश्चन इतना ही नोट करना है, इसको अच्छी तरीके से और याद कर लेना है, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, आइए, ठीक है ना। 8वें वाले क्वेश्चन में ज़्यादा लोड नहीं लेना भाई, ठीक है ना। जैसा भी हो जाए कर लेना, बस दोनों तरफ माइनस का सूत्र लगा के कर लेना, ठीक है ना। आंसर थोड़ा आगे बढ़ाओगे थोड़ा चेंज भी आएगा, नहीं तो यही करके आओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आने के फुल चांस है, इसको देखते हैं। देखो क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्या अपन को निकालनी है जिनको जोड़ने पर 27 मिले, उनका गुणा करने पर अपन को 182 मिले, 100 क्या मिले, 82 मिले। तो देखो डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हो तुम कि एक 13 ले लो और एक 14 ले लो, जोड़ने पे 27 मिलता है, गुणा करने पे 182 मिलता है। पर अपन इतना छोटा लेके के आएंगे तो वो नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हो, और ये देखो ये तो संख्या सरल है, अगर कोई सी अजीब संख्या आ गई तो आप कैसे निकालोगे उसके लिए समझ लो। अपन क्या करेंगे, मान लिया अपन ने एक संख्या, माना एक संख्या जो है x है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x होगी। क्या होगी, क्योंकि देखो दोनों संख्याओं का जोड़ जो है 27 है, तो एक संख्या मतलब x घटाने पर ही तो बच रही होगी ना कुछ, वही संख्या होगी। 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाती है अपन को, ठीक है ना। ये है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है x इंटू 27 माइनस x बराबर मिलेगा आपको 182। बस यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लो, आपकी दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। देखो x करेंगे, यहाँ मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है ना। अब इसको अच्छा सा बहुपद बना लो। कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर फिर माइनस में 27x और इस तरह बाकी ये माइनस का हो जाएगा 82 बराबर 0।
अब देखो कि जोड़ने पे जो है वो 27 आए, गुणा करने पे 82 आए। तो मैंने अभियाल सोचा था, आपको बताया था सोच के, वही संख्याएं बनेंगी। ठीक है ना। अभी इसका क्या करेंगे आप, वो माइनस का प्लस का है, ठीक है, ये माइनस माइनस पलट दिया अपन ने तो प्लस का हो गया। अभी क्या करना है अपन को, अभी ये करना है अपन को कि इसका सोचना है, गुणनखंड सोचने हैं। जैसे मेरे मन में आ रहा है कि मैं माइनस का क्या ले लूँ, माइनस के 14 और 13 ले लूँ तो चलेगा, जोड़ने पे आएगा। तो माइनस का 13 ले लिया और माइनस का 14 ले लिया। प्लस में क्या करेंगे अपन, प्लस में यहाँ पे 182 चल रहा है, ठीक है ना। अभी इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस के 13। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 14, तो यहाँ से क्या बच गया, x प्लस माइनस कॉमन लिया है तो एक माइनस आ जाएगा। माइनस क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, हाँ 14 का भाग देंगे तो 13, ठीक है, बराबर में 0। अभी अपने पास दो गुणनखंड मिल गए। कौन से मिल गए, एक तो ये मिल गया कि x माइनस 14 और साथ में मिल गया x माइनस 13। तो एक बार x बराबर करेंगे 0, सॉरी x माइनस 14 बराबर करेंगे 0 और तो मिलेगा आपको x बराबर 14। एक बार x बराबर 13 के साथ 0 करेंगे तो यहाँ मिलेगा x बराबर 13। मतलब कि एक संख्या आपकी 13 आ रही है, दूसरी संख्या आपकी 14 आ रही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना करके आना पड़ेगा जब नंबर देगा वो। डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, आपको दिख रहा था 27 13, 14 और 13 जोड़ के 27 आता है, गुणा करने पर 182 आता है, पर ऐसा वो मानेगा नहीं आपको इतना करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। यही है ये सिस्टम भाई साहब, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का यही है। तो आप इसको नोट करेंगे, अपन आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। और इस वाले में क्या करना है, अब आज गुणनखंड करना है। देखो आप ऐसे आराम से लेके काट के देख लेना, मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। देखो क्या करना है, आपको ऐसे करना है और इनका गुणनखंड बनाने हैं। तो पहले आप इसको 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा, उसके बाद कटेगा ये आपका 1 1 1 0 0 1 आएगा, फिर कट जाएगा 7 से, 7 4 3 आएगा, वो फिर कटेगा 11 से, 11 से कितनी बार में, 13 बार में, 11 3 3 आएगा और 1 11 3 और 1 14, ठीक है ना। फिर कटेगा 13 से, ठीक है ना। ये आपका कट के ये वाला सल्यूशन आएगा इसका, ठीक है ना, ये वाला आएगा, ये इसके आवाज गुणनखंड आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना लिख के आना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा करने में टफ हो सकता है, इसलिए आप आराम से यहाँ पे करके ऐसे करके कर लिया करो, ठीक है ना। ऐसे करके पहले 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से काट के देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका 10वां वाला क्वेश्चन था। आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को भेजना पड़ेगा भाई, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। पहले बोर्ड पे लिखना पड़ता है, फिर आप लोगों को समझाना भी होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में अपन और भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। जब तक क्या करेंगे, आप कल वाली वीडियो के और आज वाली वीडियो के एक बार थोड़ा सा नज़र मार के प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी अपने और सब्जेक्ट को देखते रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जय हिंद।